हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा विद महर्षि के अंदर। हम अभी कर रहे हैं 10th क्लास का 10th चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। हम इस चैप्टर के अंदर काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। हम इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट डायग्राम, कंडक्टर, इंसुलेटर के साथ ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस क्या होता है, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं और हमने साथ ही साथ काफ़ी कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले वाली वीडियोस जरूर देखें, तभी आपको चैप्टर कंप्लीट समझ में आएगा। अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस। क्या है ये रेजिस्टेंस? मैंने आपको कल बताया था, मैं आपको डीपली बताऊंगा रेजिस्टेंस क्या होता है। ओम्स लॉ के अंदर जो कांस्टेंट आता है रेजिस्टेंस, क्या है ये रेजिस्टेंस? एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि एक स्मूथ हाईवे है, एक स्मूथ रोड है, उसके ऊपर एक गाड़ी चल रही है, कंटिन्यूस है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। अचानक से उस रोड के ऊपर कुछ खड्डे आ जाते हैं, ब्रेकर्स आ जाते हैं, तो उसकी स्पीड ब्रेक हो जाती है और वो अपनी स्पीड जो जिस कांस्टेंट स्पीड से आ रही थी उसे छोड़ के अपनी अलग स्पीड में आती है। उससे वहां से निकलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। होता है नहीं होता ऐसा? तो जैसे वो हमारी स्पीड के बीच में अवरोधक होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के बीच में जो चीज आती है उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट को किसी कंडक्टर के अंदर से फ्लो होने में दिक्कत पैदा करे, फ्लो होने ना दे, उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। कैसे होता है ये इधर देखेंगे। रेजिस्टेंस, इसका सिंबल होता है आर। रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूं, आप देखें सारे। ये कोई भी कंडक्टर है, ये कोई भी कंडक्टर है, वायर है, इसे मैंने थोड़ा बड़ा करके बनाया है एक हिस्सा, और इसे मैंने किससे जोड़ दिया? एक बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? एक बैटरी से। अब कोई भी जो कंडक्टर होता है, कोई भी मटेरियल होता है, वो किसी न किसी नेचर का होता है। उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं नहीं होते? ये मैंने मॉलिक्यूल्स बना दिए, एटम्स बना दिए, समझेंगे इसे ध्यान से। अब मॉलिक्यूलर एटम के अंदर क्या होता है आपको पता है? इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं मेनली। तो एटम्स के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके रखते हैं। तो जब जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है। कैसे फ्लो होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होगी। बट ये तो डायरेक्शन हम जो पढ़ते हैं है क्या, कल हमने पढ़ी थी एक्चुअल डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन, मतलब फ्लो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स कहां से फ्लो होंगे? नेगेटिव टर्मिनल। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आगे जाने लगेंगे। तो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने नहीं देंगे और एक बाधा बीच में क्या करेंगे? उत्पन्न करेंगे। ये जो बाधा होती है, जो रुकावटें होती है, यही क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। यहां तक आपको समझ में आया? आगे देखें। तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम। कल ही हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम। OHM, ब्रैकेट में ओम का साइन, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये किसी कंडक्टर के अंदर है, हमें पता है, बट एक कंडक्टर के किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ऐसे कौन से फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? तो 4 फैक्टर है, उन चारों को आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन कौन से फैक्टर है। ध्यान से पढ़े। पहला है लेंथ। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है? लेंथ के फैक्टर पे। दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया। थर्ड है नेचर ऑफ द मटेरियल एंड फोर्थ है टेम्परेचर। फोर्थ क्या है? टेम्परेचर, ठीक है। इधर देखिए अब लेंथ पे कैसे डिपेंड है फैक्टर, कैसे इफेक्ट करता है। जो रेजिस्टेंस होता है आर,
जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है, आप अगर जितनी लेंथ बढ़ाओगे कंडक्टर की, उसमें रेजिस्टेंस उतना बढ़ता जाएगा। किसी वायर की लेंथ 1 मीटर है और उसके अंदर रेजिस्टेंस 1 ओम है। कितना है? 1 ओम। तो आपने अगर वायर में 1 मीटर और कनेक्ट कर दिया, अब इसकी लेंथ कितनी हो गई? 2 मीटर, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। आप अगर लेंथ को डबल करोगे तब रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, और लेंथ को हाफ करोगे तब रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात समझ में आई? दूसरा, जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ए। मतलब आप किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दोगे, उसकी मोटाई, जहां क्रॉस सेक्शन एरिया कल मैंने आपको बताया था, जिस सेक्शन में से इलेक्ट्रिसिटी अंदर जाएगी उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया। समझने के लिए है केवल, ठीक है? तो जितना वायर पतला होगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही क्या होगा? कम होगा। जितना क्रॉस सेक्शन एरिया आपका कम है तो उतना ही रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, बड़ा है, वायर मोटा है, तो इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो होगी। क्लियर है? इसलिए आप देखते होंगे जब भी हम घर के अंदर वायरिंग करवाते हैं, हमारे घरों में, स्कूल्स में या फिर किसी बिल्डिंग के अंदर, तो अच्छी क्वालिटी के मोटे वायर्स का क्या करते हैं? उसके अंदर यूज करते हैं, ताकि इलेक्ट्रिसिटी इजीली क्या हो, उसके अंदर सप्लाई हो सके, मोशन कर सके, फ्लो कर सके। यहां तक बात आपको समझ में आई? दिक्कत है? जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां तक बात समझ में आई? तीसरी बात, नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। नेचर के मतलब हर मटेरियल का नेचर अलग अलग है। अब कोई कंडक्टर है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर का जो मटेरियल है उसका नेचर कैसा है। हमने 1 मीटर लिया कॉपर वायर, उसका रेजिस्टेंस कुछ और है, और 1 मीटर हमने सेम साइज सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का लिया निक्रोम वायर, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? अलग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर भी क्या है? अलग अलग है। जैसे हमने टंगस्टन वायर ले लिया तो उसका नेचर भी क्या है? कॉपर से अलग है। वो हाई टेम्परेचर पे भी क्या रहता है? मेल्ट होता नहीं, जबकि कॉपर उतना हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? तो नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब जो भी कंडक्टर है उसका जो मटेरियल यूज हुआ है उस कंडक्टर के अंदर, उसका नेचर कैसा है, उस पर भी रेजिस्टेंस क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ये नहीं है कि सभी में ये 2 फैक्टर ही डिपेंड करेंगे। कोई वायर अगर मान लो पतला भी है और लेंथ भी उसकी कम है या लेंथ भी ज्यादा है, तो ये नहीं कि वहां पे रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, वो उसके नेचर पे भी क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ये बात समझ में आई आपको? अब आगे देखो, लास्ट पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर मतलब जो रेजिस्टेंस होगा वो कंडक्टर के टेम्परेचर पे भी क्या करेगा? इफेक्ट करेगा, डिपेंड होगा। अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कंडक्टर का टेम्परेचर हाई होता जाएगा, वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या होता जाएगा? हाई होता जाएगा। वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी हाई होता जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया? अब एक फैक्ट वाली बात और ध्यान रखें, कुछ मेटल्स ऐसी है जिनके अंदर टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज भी हो जाता है। ऐसी भी बात है। अभी हमने क्या पढ़ा, जो मेटल होती है उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। बट कुछ मेटल जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम है, वो दो ऐसी मेटल है जिनके अंदर जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो पाएगी। ठीक है, इन मेटल्स को सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं। और जो हमारी सोलर पैनल की प्लेट्स बनती है
उनके अंदर भी इनका यूज होता है। इसके अलावा सिलिकॉन का यूज और कहाँ पे होता है, सिलिकॉन मेटल का यूज होता है, जो हम पीसी, लैपटॉप, मोबाइल, इनके अंदर प्रोसेसर चिप लगती है, उसे बनाने में भी किसका यूज होता है, सिलिकॉन मेटल का यूज होता है। इनकी खास बात क्या है, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस इनका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आई बात, आगे चलते हैं। तो ये था रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड होता है, रेजिस्टेंस है क्या। अब आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट जैसे हमने यहाँ बात की थी, हर मेटल का खुद का एक अलग नेचर होता है, तो वो रेजिस्टिविटी होती है, वो कैसे आती है उसके ऊपर पढ़ेंगे। क्या है फर्स्ट, जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये है इक्वेशन 1। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये है इक्वेशन 2। यहां तक समझ में आया। तीसरी बात ये दो ही है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड को कंबाइन करके लिख देंगे, दोनों को साथ में लिख देंगे। जब हम साथ में लिखते हैं तो क्या आता है, आर प्रोपोर्शनल का साइन L इंटू 1/a। ठीक है, मैं L की 1 से मल्टीप्लाई करवा सकता हूं आराम से। तो क्या ये होगा या नहीं होगा, L/a। ये बना या नहीं बना, बना। अब हमेशा की तरह इसके अंदर भी आपको इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाना पड़ेगा और यहाँ पे इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ इक्वल्स टू लगाएंगे तो क्या बनेगा, R इक्वल्स टू L/a। तो ये जो प्रोपोर्शनल का साइन हटा है, इसकी जगह पर यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा उसे मैंने इस सिंबल से लिखा है, इस सिंबल को बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं इस सिंबल को, रो, RH O। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। काफी बुक्स के अंदर इस सिंबल रो की जगह पे K का भी यूज हुआ है, तो आप यहाँ K भी लिख सकते हैं, रो भी लिख सकते हैं। क्या होगा ये कोई जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें तो एक है क्या इसे समझना है। ये है एक कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू किसकी है, कि जो भी कंडक्टर है उसके अंदर उसकी खुद की एक रेजिस्टेंस पावर होती है, वो खुद अपने नेचर से भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने से रोकता है। उसी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या तो रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इधर देखें, हम यहाँ पे थोड़ा आरबीएससी की बुक से चल रहे हैं, तो आरबीएससी की बुक के अंदर यहाँ पर K लिख रखा है, वहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। R मतलब रेजिस्टेंस, K मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, L मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर और A मींस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। और जैसे ही मैंने इसे आगे लिखा तो मैंने K का फॉर्मूला बनाया, K का फॉर्मूला बनाऊंगा तो क्या बनेगा, ये K का फॉर्मूला बनाना, तो इसके एक्स्ट्रा जो भी हो सारी चीजें दूसरी डायरेक्शन में ले जाऊं, K के पास जो भी चीज है उसे दूसरी डायरेक्शन में ले जाऊं, तो मैं A को उधर लेके जाऊंगा, A डिवाइड के अंदर है, इधर आते किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो R इंटू A। ठीक है, ये L था इधर मल्टीप्लाई में था K से, इधर आते किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो अपॉन L। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का या फिर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन गया। ये बात आपको समझ में आई। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट हमेशा ध्यान रखें कि आपको बनानी आनी चाहिए, हर फॉर्मूले से बनाते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होगी, आर की ऐसा यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, ओम, तो हमने लिखा ओम। एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की मीटर। अब मीटर नीचे ऊपर मीटर स्क्वायर, मैं मीटर स्क्वायर को लिख सकता हूं मीटर इंटू मीटर, बात एक ही है। मैं मीटर से मीटर कट कर दिया तो इसके ऐसे यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर। क्या आ गई, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या हो गई, OHM METER, ओम मीटर। क्लियर है यहां तक।
कोई प्रॉब्लम? रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन से? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और मैटर के मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है, और चौथा उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब हमने फॉर्मूला निकाला तो जब जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है के। इस के को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। तो इसका फॉर्मूला बने तो क्या आएगा? RA/L। इसकी ऐसा यूनिट हमने बने तो क्या आई? ओम मीटर। ये इसका सिंबल है। जब भी आप किसी भी मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो आप वहां पर क्या लिखेंगे? ओम मीटर लिखेंगे पीछे यूनिट के अंदर। यहां तक बात आपको समझ में आई? अब एक न्यूमेरिकल देखेंगे, हो सकता है आपको इस न्यूमेरिकल से सारा ही समझ में आ जाए। आया ही होगा, थोड़ा सा टॉपिक और है, देखें इधर। तो एक क्वेश्चन देखेंगे इधर, उससे पहले एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो एक पिक्चर दिखाई गई है वो एक टेबल के अंदर अलग अलग मेटल की आपको अलग अलग रेजिस्टिविटी दे रखी है। वैसे तो ये आपको लर्न होनी चाहिए कुछ स्पेसिफिक मेटल्स की, अगर आपको लर्न नहीं होती है तो फिर भी एग्जाम में दिया होता है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसके अंदर एक बात ध्यान रखना कि सबसे जो लो रेजिस्टेंस वाली मेटल होती है वो सिल्वर होती है, इसीलिए सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो कनेक्शन होता है उसके लिए सिल्वर सबसे बेस्ट होती है, पर सिल्वर का हम यूज नहीं करते हैं। सिल्वर यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि सिल्वर एक्सपेंसिव मेटल है। उसके बाद में आती है कॉपर और फिर एल्यूमिनियम, जिनका हम यूज करते हैं। और जैसे जैसे टेबल बढ़ती जाएगी तो आप देखेंगे कि सबकी रेजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। लास्ट में आते आते सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर से फिर वो इंसुलेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब इंसुलेटर में तो उसकी रेजिस्टिविटी एकदम हाई है। ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। अब देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी भी कंडक्टर की लेंथ है 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1.7 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस है 2 × 10⁻⁻2 ओम। 2 × 10⁻⁻2 ओम। तो आप उस कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करें, रेजिस्टिविटी फाइंड करें। फॉर्मूला क्या था? K = RA/L। वैल्यू रखें, K = R की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁻6 सॉरी 2 × A की वैल्यू कितनी है? 1.7 × 10⁻⁻6 अपॉन लेंथ कितनी है? 2। सॉल्व करेंगे तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 से 2 कट हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा, एकदम इजी मैथ्स है। K की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.7 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। एकदम इजी न्यूमेरिकल था। यहां तक आपको समझ में आया? अगली वीडियो के अंदर हम अभी तक जितने फॉर्मूले यूज होते हैं इनके कुछ न्यूमेरिकल्स के एक वीडियो डालेंगे, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स भी हेल्पफुल रहे। और उसके बाद में हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि कैसे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। 2 कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। एकदम इजी है, उनका भी एक डेरिवेशन है छोटे छोटे, वो भी आपको आने चाहिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली वो भी पूछे जाता है। 4 मार्क्स के अंदर वो क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।